अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इट्स अली खान वाजिद लर्न विद जमनाए। और अभी आपके पास आपका लेसन 4 टीम मून की जो एक्सरसाइज है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। ना सिर्फ इसमें आपकी जो कंप्लीट टीम मून की एक्सरसाइज में जो चीज़ें दी गई हैं वो बड़े आसान लफ्ज़ों में और बड़ी छोटी छोटी वो लिखी गई हैं एज़ पर बोर्ड रिक्वायरमेंट, बल्कि इनको आपको एहसन अंदाज में समझाने की कोशिश भी करूँगा। एक बात मैं अपना ये लेक्चर देने से पहले आपके साथ शेयर करता जाऊं कि आप अपने पास जो भी की बुक है इंग्लिश की वो भले पास रख लें, और मेरी भी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं जिनको मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूं आप मैच कर लें तो आपको मेरी लिखी हुई चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी। जैसा कि आपका जो पहला आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो आपका एक वर्ड दिया गया है और आगे आपने उस वर्ड को डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन कैसे करना है कि उसका मतलब समझ आ जाए। इट वर्क्स लाइक दैट योर पेयर ऑफ वर्ड्स, योर ईडियम्स, कि आपने उस लफ्ज़ जो पेयर ऑफ वर्ड को एक दिया गया है कि वो सेंटेंस बनाएं कि उस जो एक आपका लफ्ज़ है पेयर ऑफ वर्ड्स में वो उसको एलेबोरेट कर सके, उसका जो मीनिंग है वो बता सके। तो शुरू करते हैं जी। पहला लफ्ज़ आपका अबाउट है, जिसका मतलब है टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट फिनिशेस, किसी काम को शुरू होने के बाद रोक देना। अगर आप अपनी की बुक में, अपनी टेक्स्ट बुक में इसकी डिटेल जानेंगे तो वो कम से कम 2-2.5 लाइंस पे मुहित है। लेकिन अगर आपको टेस्ट में, पेपर में यही लफ्ज़ आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप इस इंग्लिश वर्ड को, इसके मीनिंग लिखें, इसको डिफ़ाइन करें। नेक्स्ट आपका वर्ड है जी, साथ मैंने एग्जाम्पल भी लिखी हुई है आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। यानी कि आपका वर्ड है, उसकी इंग्लिश में डेफिनीशन है बड़ी छोटी सी, फिर उसकी उर्दू है, नीचे एग्जाम्पल लिखी है। दे हैड टू अबाउट द मिशन, उन्हें मिशन को रोकना पड़ा। नेक्स्ट आपका डिफिकल्ट वर्ड है जी बेहेमाउथ, समथिंग वेरी बिग एंड पावरफुल, बहुत बड़ी और ताकतवर चीज़। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? द स्पेसशिप वाज ए बेहेमाउथ, खलाई जहाज़ बहुत बड़ा था। एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई है, आपके टेस्ट में या आपके पेपर में आपने ऐसी एग्जाम्पल एज सच नहीं लिखना होती। नेक्स्ट वर्ड आपका है जी कोलैबोरेशन, वर्किंग टुगेदर विद अदर्स, दूसरों के साथ मिलकर काम करना। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? द टीम वन थ्रो कोलैबोरेशन, टीम ने मिलजुल कर कामयाबी हासिल की। फॉरसाइट, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड प्लानिंग फॉर इट, पहले से सोच कर मंसूबा बनाना कि मुस्तकबिल में क्या चीज़ हो सकती है और देन आपने अभी से उसके बारे में क्या काम करना है। जैसे बच्चे हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट्स, एक तो अपना रुझान देखें, एप्टीट्यूड देखें, दूसरा ये भी देखें कल को अगर आपने जॉब करनी है तो मार्केट की डिमांड क्या है। इट वर्क्स लाइक दैट। एग्जाम्पल क्या है जी? हिज फॉरसाइट सेव्ड हिम, उसकी दूरअंदेशी ने वक़्त बचा लिया। नेक्स्ट वर्ड है जी इनसरमाउंटेबल, टू डिफिकल्ट टू ओवरकम, ऐसा मसला जो हल ना हो सके। एग्जाम्पल इज ओवर देयर, इट सीम्ड लाइक एन इनसरमाउंटेबल टास्क, ये काम नामुमकिन लग रहा था। मोनोमेंटल, वेरी बिग और इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा या अहम। एग्जाम्पल इज देयर, इट वाज ए मोनोमेंटल अचीवमेंट, ये एक अजीम कामयाबी थी। परजर्वेरेंस, नॉट गिविंग अप इवन व्हेन इट इज़ हार्ड, मुश्किल वक़्त में भी हार ना मानना। एग्जाम्पल इज देयर, शी सक्सीडेड थ्रू परजर्वेंस, यानी कि स्टेडफास्टनेस, साबित कदमी। प्रिसीजन, डूइंग समथिंग वेरी एग्जैक्टली, बहुत दुरुस्त और नाप तोल से करना किसी काम को। एग्जाम्पल, द मशीन वर्क्स विद प्रिसीजन, मशीन बहुत दुरुस्त तरीके से काम करती है। सिमुलेशंस, प्रैक्टिस यूजिंग अ मॉडल टू एक्ट लाइक द रियल थिंग, मश्क या तरबियत जैसे असली काम हो रहा हो। एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन यूजिंग सिमुलेशंस, खलाबाज मशकों से तरबियत लेते हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आपका टेस्टामेंट है, जिसका मतलब सबूत या गवाही देना है,
और विटनेस का मतलब भी सबूत या गवाही देना है। अब उधर आपका सिर्फ टेस्टामेंट है, विटनेस मैंने सिर्फ इन दोनों में फ़र्क समझाने के लिए आपकी स्लाइड पे लिखा है। अब टेस्टामेंट क्या है? प्रूफ और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सबूत या गवाही। और ये क्या चीज़ होती है? दिस लेटर इज़ अ टेस्टामेंट टू हर ब्रेवरी। कह रहे ये जो ख़त है, ये जो चीज़ है, ये उसकी बहादुरी का एक सबूत है, उसकी गवाही है। नेक्स्ट आपका क्या है जी? एग्जाम्पल, द सक्सेस इज अ टेस्टामेंट टू देयर एफर्ट, कामयाबी उनकी मेहनत का सबूत है। आगे आपका लफ्ज आ गया जी विटनेस। ये क्या चीज़ है? अ पर्सन हु सीज एन इवेंट हैपन। गवाही का मतलब ये है कि आपने किसी इवेंट को होते हुए देखा है। द विटनेस सॉ द एक्सीडेंट एंड टोल्ड द पुलिस, यानी कि द विटनेस, गवाह ने एक्सीडेंट, हादसा देखा और फिर पुलिस को बताया। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट वर्ड है आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी एक्सरसाइज का, ट्रैजेक्टरी। द पाथ समथिंग फॉलोज व्हेन इट मूव्स, हरकत करते वक्त किसी चीज़ का रास्ता, ये आपका जो कर्व रास्ता होता है हम उसको भी कहते हैं। एग्जाम्पल, द रॉकेट फॉलोड द राइट ट्रैजेक्टरी, रॉकेट सही रास्ते पर गया। अब नेक्स्ट आपका जी पेज 48 पे जो बी आपका जुज है, बी क्लॉज है, वो क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस टू एक्सप्लोर हाउ द सेटिंग ऑफ अपोलो 11 मिशन शेप्स द कैरेक्टर्स एंड प्लॉट ऑफ टीम मून। अब तर्जमा इसका क्या है जी? कि वो जो अपोलो 11 मिशन था उसकी जो तरतीब है, देन आप उस पैराग्राफ को पढ़ें, उनके सवालात के जवाब दें, ताकि आप जान सकें कि जो अपोलो 11 था, जो किरदार थे, उनकी किरदार निगारी पर बात करें। पहला क्वेश्चन है, अब इसमें चीज़ें कुछ समझने वाली हैं चूँकि पहली बार आप ये कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन किस कैटेगरी में फॉल करता है? इम्पैक्ट ऑफ सेटिंग ऑन द कैरेक्टर्स। अब आपने जो क्वेश्चन नीचे आएगा, आपने उसको जो सेटिंग के कैरेक्टर्स हैं उसके असरात कैसे पड़े ये आपने देखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ सेटिंग होती क्या चीज़ है। Impact on setting means how something like a character, event or action changes the place or time in a story. कि impact of setting का मतलब है कि कहानी की जगह या वक़्त पर किसी किरदार, वाक़े या अमल का क्या असर पड़ता है। मसलन जब तूफ़ान आ जाए तो फिर क्या होता है कि जो माहौल है वो बड़ा खौफनाक और खौफजदा हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। ये इम्पैक्ट हो गया आपके उसकी सेटिंग पे, किसके? तूफान के आने के। अब क्वेश्चन इसमें क्या है? हाउ डज द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल इन्फ्लुएंस द एक्शंस, इमोशंस एंड डिसीजंस ऑफ द कैरेक्टर्स वर्किंग देयर। कि मिशन कंट्रोल का माहौल, वहाँ काम करने वाले किरदारों के आमाल यानी कि एक्शंस, इमोशन, जज्बात और फैसलों को किस तरह मुतासर करता है। आप इसी सवाल का जवाब अगर अपनी की बुक पे देखेंगे तो आपको 3-4 सेंटेंसेस का, लाइंस का मिलेगा, लेकिन उसी सवाल को बड़ा मुख्तसर करके लिखा है। द सेटिंग मेक्स एवरीवन टेंस एंड सीरियस, दे फोकस फुली ऑन द मॉनिटर्स एंड डाटा। माहौल सबको परेशान और संजीदा बनाता है, सबकी नज़रें स्क्रीन पर जमी होती हैं। नेक्स्ट उसी का जो हमने आंसर देना है वो किस कैटेगरी में देना है? इन्फ्लुएंस ऑन द प्लॉट, कहानी पर असर। अब इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लॉट ऑन द प्लॉट है क्या चीज़? मीन्स हाउ समथिंग लाइक सेटिंग, करेक्टर और इवेंट चेंजेस द स्टोरी और मूव्स इट फॉरवर्ड। यानी कि कहानी पर असर का मतलब इन्फ्लुएंस ऑन द प्लॉट, कोई चीज़ जैसे माहौल, किरदार या वाक़या कहानी को कैसे बदलती है या आगे बढ़ाती है। अब मैंने एक एग्जांपल इसमें दी है आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अ फायर इन द हाउस कैन चेंज द होल स्टोरी एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स। ऐसी बात है, घर में अगर आग लगने से पूरी कहानी बदल सकती है और एक मसला पैदा हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट ऑफ मिशन कंट्रोल ड्राइव द प्लॉट फॉरवर्ड? कंसीडर हाउ द सेटिंग इम्पैक्ट्स द टेंशन एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टोरी। कि मिशन कंट्रोल का जो हाई स्टेक्स माहौल कहानी को किस तरह आगे बढ़ाता है। गौर करें कि माहौल कहानी में तनाव और फैसलों पर किस तरह असर डालता है। इसका आंसर क्या है? द सेटिंग एड्स टेंशन
एवरी डिसीजन मैटर्स सो इट कीप्स द स्टोरी एक्साइटिंग। माहौल कहानी में तनाव बढ़ाता है, हर फैसला अहम होता है, इसीलिए कहानी दिलचस्प बनती है। नेक्स्ट आपका इसी पेज 48 पे बी क्लास, अब उसमें हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है हमने उसके पर्सपेक्टिव से लिखना है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होती क्या चीज़ है? द टाइम एंड इवेंट्स इन हिस्ट्री दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड द स्टोरी बेटर। तारीखी पस मंज़र का मतलब है कि कहानी के वक़्त और उस दौर के हालात जो कहानी को समझने में मदद देते हैं। एग्जाम्पल इज देयर, a story set during a war will show how people lived at that time। अगर कहानी जंग के दौरान हो तो दिखाएगी कि लोग उस वक़्त कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब इस कैप्शन के तहत क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द हिस्टोरिकल सेटिंग ऑफ द स्पेस रेस इन्फ्लुएंस द मोटिवेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स एंड द अर्जेंसी ऑफ द मिशन। खलाई दौड़ के तारीखी पस मंज़र का किरदारों की हौसला अफजाई और मिशन की हंगामी नौइयत पर क्या असर पड़ता है? द आंसर इज देयर, वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट, वेरी इजी। बिकॉज ऑफ द स्पेस रेस कॉमा द मिशन फील्स अर्जेंट, फुल स्टॉप, द टीम वर्क्स फास्ट एंड केयरफुली। नीचे इसकी उर्दू भी लिखी हुई है। नेक्स्ट आपका जी सी क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ब्रेक डाउन द स्टेजेस ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट इन टीम मून यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स बिलो। यानी कि वो कह रहे टीम मून में कहानी की तरक्की के मराहल को तकसीम करें दर्ज झैल नुकात की मदद से। अब सबसे पहले आपका लफ्ज़ है जी एक्सपोजिशन। अब एक्सपोजिशन क्या चीज़ है? एक्सपोज करना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब और है। रूटीन में लेंगे, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर कैरेक्टर्स एंड सेटिंग आर इंट्रोड्यूस्ड। कहानी की शुरुआत जहाँ किरदार और जगह का तारुफ होता है। अब क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट की इंफॉर्मेशन डज द ऑथर प्रोवाइड एट द बिगिनिंग टू सेट अप द स्टोरी? द ऑथर सेज नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून एंड 4 लाख पीपल हेल्प्ड। फिक्रा खत्म। दिस शोज द मिशन एंड द टीम। मुसन्नफ बताता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरा और 4 लाख लोगों ने मदद की। यह मिशन और टीम का तारफ है। नेक्स्ट आपका जो एवेलुएट करना, इसे क्या कहते हैं? टू जज और चेक द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को देखना, उसकी जांच पड़ताल करना। क्वेश्चन है जी, हाउ डज द एक्सपोजिशन एंगेज द रीडर एंड एस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट फॉर द मिशन? आंसर इसका है जी, द स्टार्ट कैचेज अटेंशन विद अ बिग इवेंट। It shows not only astronauts but a whole team made it happen। अब इतना आंसर भी अगर आप लिख दें तो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे भी लिख देंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन जवाब इस इतने में है। दिस हेल्प्स अस सी द फुल स्टोरी ऑफ अपोलो 11। नीचे इसकी उर्दू भी है। सिमुलेशंस, प्रैक्टिस यूजिंग अ मॉडल टू एक्ट लाइक द रियल थिंग। मश्क या तरबियत जैसे असली काम हो रहा हो। एग्जाम्पल, एस्ट्रोनॉट्स ट्रेन यूजिंग सिमुलेशंस। खलाबाज मशकों से तरबियत लेते हैं। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ आपका टेस्टामेंट है, जिसका मतलब सबूत या गवाही देना है, और विटनेस का मतलब भी सबूत या गवाही देना है। अब उधर आपका सिर्फ टेस्टामेंट है, विटनेस मैंने सिर्फ इन दोनों में फ़र्क समझाने के लिए आपकी स्लाइड पे लिखा है। अब टेस्टामेंट क्या है? प्रूफ और स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का सबूत या गवाही। और ये क्या चीज़ होती है? दिस लेटर इज़ अ टेस्टामेंट टू हर ब्रेवरी। कह रहे ये जो ख़त है, ये जो चीज़ है, ये उसकी बहादुरी का एक सबूत है, उसकी गवाही है। नेक्स्ट आपका क्या है जी? एग्जाम्पल, द सक्सेस इज़ अ टेस्टामेंट टू देयर एफर्ट। कामयाबी उनकी मेहनत का सबूत है। आगे आपका लफ्ज़ आ गया जी विटनेस। ये क्या चीज़ है? अ पर्सन हु सीज एन इवेंट हैपन। गवाही का मतलब ये है कि आपने किसी इवेंट। नेक्स्ट हमने जी एवेलुएट करना है। सी क्लास है, पेज आपका 49 है। हाउ डू दीज मोमेंट्स डेवलप द थीम ऑफ टीम वर्क एंड प्रिपरेशन? इसका आंसर है जी, दीज मोमेंट्स शो दैट मैनी टीम्स वर्क together and planned well. Everyone's help made the mission a success.
अब नेक्स्ट आपकी कैप्शन है जी क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स क्या चीज़ है, सबसे पहले हमें ये जानना है द मोस्ट एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, कहानी का सबसे अहम या दिलचस्प अब ये सबसे पहले आइडेंटिटी क्वेश्चन को हमने उस शेप में लिखना है। डिस्क्राइब द पिवटल यानी कि अहम मोमेंट व्हेन द आउटकम ऑफ द मिशन इज मोस्ट अनसर्टन, नीचे इसकी उर्दू लिखी है। अब इसका आंसर क्या है जी, बड़ा छोटा सा आंसर और बिल्कुल जामिया। द क्लाइमैक्स इज व्हेन द लैंडर इज अबाउट टू लैंड, लैंडर उतरने वाला, एंड अलार्म स्टार्ट, नो वन नोज द प्रॉब्लम एंड द मिशन इज इन डेंजर। अब हमने एवेलुएट की कैटेगरी में लिखना है हाउ डज द ऑथर बिल्ड सस्पेंस एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। आंसर है जी द ऑथर शोज अलार्म्स, टेंशन एंड हाउ पीपल रिएक्ट, दिस मेक्स द रीडर फील द स्ट्रेस ऑफ द मोमेंट, नीचे उर्दू है इसकी। नेक्स्ट है जी आपका फॉलिंग एक्शन। अब फॉलिंग एक्शन क्या चीज होती है, द पार्ट आफ्टर द क्लाइमैक्स वेयर द थिंग्स स्टार्ट टू काम डाउन, क्लाइमैक्स के बाद का हिस्सा जब हालात ठीक होना शुरू होते हैं। रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन क्या चीज है, द एंड ऑफ द स्टोरी वेयर द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, कहानी का इख्तिताम जहां मसला हल हो जाता है। अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इनको आइडेंटिटी के कैटेगरी में लिखना है। व्हाट हैपन्स आफ्टर द क्लाइमैक्स, हाउ इज द मिशन रिजॉल्व्ड, आफ्टर द अलार्म्स the team fixed the problem, the lander lands safely, astronauts collect samples and come back, the mission is a success, उर्दू इसी के नीचे है। नेक्स्ट आपका जी फॉलिंग एक्शन, हमने इसको एवेलुएट की कैटेगरी में लिखना है हाउ डज द रेजोल्यूशन हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटायर टीम, द एंडिंग शोज द मिशन वर्कड बिकॉज मैनी पीपल हेल्प्ड like engineers, stitches and flight staff, teamwork made it happen. नेक्स्ट आपका है जी क्रिटिक ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट। अब ये क्या चीज होती है, अ सिंपल रिव्यू ऑफ हाउ द स्टोरी मूव्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, कहानी की शुरुआत से अंजाम तक के सफर का आसान जायजा। सबसे पहले एवेलुएट की कैटेगरी में ये चीजें आएंगी और मेन कैप्शन को हमने जेहन में रख के ये चीजें लिखनी है। Consider the pacing and flow of the plot. How effectively does the author transition between different stages? अब इसका आंसर क्या है जी, the author moves clearly from one part to the next like landing and teamwork. The story keeps the reader interested. Just a little more detail about some team members could help. नेक्स्ट आपका जी पेज 49 पे जो डी जूज है, रीड द एक्सक्रिप्ट्स बिलो एंड एनालाइज हाउ द ऑथर कंट्रास्ट द पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स और कंट्रीब्यूटर्स, इसके नीचे उर्दू है जी। ये आपका सबसे पहला जो एक्सक्रिप्ट है एस्ट्रोनॉट्स पर्सपेक्टिव से हमने देखना है। द ऑथर शोज, ये क्वेश्चन का आंसर, दैट एस्ट्रोनॉट्स वर नॉट अलोन, मैनी पीपल हेल्प्ड एंड हैड द सेम ड्रीम। अब जो टू आपका है जो कि इंजीनियर्स के पर्सपेक्टिव से है, ये मैंने अलग अलग इसके आंसर लिखे हैं, लेकिन जब ये आपके प्रॉम्प्ट्स आएंगे आपने दोनों को देख के लास्ट में इसका आंसर लिखना है। द ऑथर शोज दैट फॉर इंजीनियर्स देयर वर्क वाज नॉट जस्ट मैथ यानी कि कैलकुलेशन करना, इट वाज पर्सनल एंड फुल ऑफ रिस्क। अब नेक्स्ट आपका जी पेज 49 पे क्वेश्चन है कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ डू द पर्सपेक्टिव्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ द इंजीनियर्स। अब दोनों को आपने देख के इसका जवाब देना है जो मैंने पिछली स्लाइड पे पढ़े हैं। द एस्ट्रोनॉट्स फेल्ट दे वर कैरिंग ड्रीम्स, द इंजीनियर्स फेल्ट दे वर टेकिंग रिस्क एंड डूइंग पर्सनल वर्क। अब नेक्स्ट आपका है जी अफेक्ट ऑन द रीडर, हाउ डू दीज कंट्रास्टिंग व्यू पॉइंट्स अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिशन। अब इसका आंसर के जब हमने दोनों जवाब पढ़े, पहले एस्ट्रोनॉट्स के फिर इंजीनियर्स के, और आपने हमारा कंट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू में अलग अलग हमने इसको वजाहत दी।
अब हमने इफेक्ट देखने हैं। इट हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड दैट द मिशन वाज ए टीम एफर्ट विद बोथ हार्ट एंड हार्ड वर्क। नेक्स्ट उसी का जो हमने आंसर देना है वो किस कैटेगरी में देना है? इन्फ्लुएंस ऑन द प्लॉट, कहानी पर असर। अब इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लॉट ऑन द प्लॉट है क्या चीज? मीन्स हाउ समथिंग लाइक सेटिंग, करेक्टर और इवेंट चेंजेस द स्टोरी और मूव्स इट फॉरवर्ड। यानी कि कहानी पर असर का मतलब इन्फ्लुएंस ऑन द प्लॉट, कोई चीज जैसे माहौल, किरदार या वाकया कहानी को कैसे बदलती है या आगे बढ़ाती है। अब मैंने एक एग्जांपल इसमें दी है आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अ फायर इन द हाउस कैन चेंज द होल स्टोरी एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स। ऐसी बात है, घर में अगर आग लगने से पूरी कहानी बदल सकती है और एक मसला पैदा हो सकता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द हाई स्टेक्स एनवायरमेंट ऑफ मिशन कंट्रोल ड्राइव द प्लॉट फॉरवर्ड? कंसीडर हाउ द सेटिंग इम्पैक्ट्स द टेंशन एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टोरी। कि मिशन कंट्रोल का जो हाई स्टेक्स माहौल कहानी को किस तरह आगे बढ़ाता है, गौर करें। नेक्स्ट आपका जी पेज 49 पे ई आपकी क्लॉज है। ये मैंने पैसेज लिखा हुआ है, रीड द पैसेज एंड आइडेंटिफाई वेदर द राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव। कि ये कौन कौन सी यानी कि ना जो आपके सेंटेंसेस किस किस अंदाज के हैं, बयानियां हैं, दलाइल देने वाले। नीचे मैंने उर्दू भी लिखी है। पैसेज क्या है जी? विदाउट द अनसंग हीरोज, द seamstresses, engineers and flight controllers, the moon landing would have remained a dream. Their stories, often overshadowed, are what truly define success in mission like Apollo 11. अब हमने इसमें लिखे हर एक सेंटेंस को देखना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब पूरे का पूरा ये जो चीज़ आइडेंटिफाई द राइटिंग स्टाइल ऑफ द पैसेज। ये जो राइटिंग स्टाइल है वो कौन सा? ये परसुएसिव है। अब परसुएसिव है क्यों? द ऑथर वांट्स अस टू रिस्पेक्ट द हिडन टीम एंड देयर एफर्ट्स। किसी को कायल कर देना, माइल करना किसी चीज़ की तरफ। अब सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव है, हम इसे क्या कहते हैं? बयान करने वाला। tells what something looks, feels or sound like। ये मैंने इसकी एग्जांपल कोट की हैं। किसी चीज़ का हाल या मंजर बयान करना ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है? दैट मून वाज ब्राइट एंड राउंड इन द डार्क स्काई। चांद अंधेरी रात में रोशन और गोल था। ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, खाली एक बयान है। आर्गुमेंटेटिव, दलाइल देने वाला। इसका क्या मतलब है? डेफिनेशन क्या है? गिव्स रीजन टू सपोर्ट वन साइड ऑफ एन इशू। दलील के साथ एक तरफ का मौका पेश करना। एग्जाम्पल क्या है जी? ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर बिकॉज दे सेव टाइम। अच्छा, परसुएसिव क्या चीज है जी? डेफिनेशन क्या है? इट ट्राइज टू मेक यू बिलीव और डू समथिंग। ये आपको कुछ मानने या कायल करने के लिए कोशिश करता है। एग्जाम्पल है जी, यू शुड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। क्यों? इट कीप्स यू सेफ। ये आपको महफूज रखता है। आगे जी, एग्जामिन ऑथर्स पर्पस। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द ऑथर्स पर्पस इन द पैसेज? मकसद क्या है? आंसर क्या है जी? टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हिडन हेल्पर्स। अब आपका क्रिटिक द इफेक्टिवनेस। आगे क्वेश्चन क्या है जी? एवेलुएट हाउ इफेक्टिवली द ऑथर कन्वेज देयर पर्पस। डज द टेक्स्ट सक्सीड इन शिफ्टिंग द रीडर्स पर्सपेक्टिव। अब इसका आंसर क्या है जी? वो कह रहे हैं कि एवेलुएट कि किस मौसर अंदाज में जो ऑथर है, लिखने वाला है, वो अपने मकसद को बयान कर पाता है। वो कह रहे डज द टेक्स्ट, क्या ये जो तहरीर है ये कामयाब हुई है जो क़ारीन की एक सोच है उसको बदलने में। द ऑथर इज इफेक्टिव। जो मुसन्नफ है वो मौसर है, जो उसने चीज़ें बयान की हैं। अनसंग हीरोज मेक्स अस सी द मिशन एज ए टीम एफर्ट। इट शिफ्ट्स आवर फोकस फ्रॉम ओनली एस्ट्रोनॉट्स टू द होल टीम। यानी कि उसने ऐसी तहरीर लिखी है कि हमारा सारे का सारा फोकस एस्ट्रोनॉट्स पे नहीं रहता, बल्कि बाकी जो और एरियाज है काम करने वाले वो भी हमारे ज़हन में रहते हैं, जिससे हमारी जो सोच अभी डाइवर्ट हो जाती है।
नेक्स्ट आपका जी पेज 49 पे एफ क्लॉज है, रीड दैट वन ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इन टीम मून इज चेंज्ड, predict how this change would affect the narrative, its themes and the reader's experience। तसव्वुर करें कि अगर टीम मून में एक साख्ती आंसर यानी कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट तब्दील हो जाए तो ये तब्दीली कहानी, उसके मौज़ूआत और कारी के तजर्बे पर क्या असर डालेगी। सिनेरियो 1 है मूविंग द क्लाइमैक्स। अब ओरिजिनल क्या है, द स्टोरी टेल्स अबाउट द लैंडिंग नियर द एंड, क्रिएट सस्पेंस एंड मेक द रीडर वंडर व्हाट विल हैपन। अब हमने इसको चेंज करके लिखना है। क्वेश्चन क्या है जी, प्रेडिक्ट हाउ द स्टोरी वुड चेंज, ये आपका क्वेश्चन है। इफ दीज मोमेंट्स वर डिस्क्राइब्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक, कह रहे कि ये अंदाजा लगाएं कि अगर ये सारी चीजें शुरू में दे दी होती कि यानी कि जो चांद था वो लैंड करने जा रहा है। अब इसका आंसर क्या है, इफ द लैंडिंग वाज शोन एट द स्टार्ट, कह रहे अगर चांद के उतरने को शुरू में ही राइटर ऑथर बयान कर देता, द स्टोरी वुड लूज सस्पेंस, जो एक तजस्सुस होता है स्टोरी में वो ख़त्म हो जाता, एंड एक्साइटमेंट, और वो जो एक पुरजोशपन है, बेचैनी है, वो भी ख़त्म हो जाती। प्रेडिक्शन प्रॉम्प्ट्स, अच्छा जी, अब प्रॉम्प्ट्स होती क्या चीज़ है, सिंपल क्वेश्चंस आर हिंट्स टू हेल्प यू थिंक आर आंसर, कि इस वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको उभारते हैं इन चीज़ों पे गौर करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट, इससे आगे क्या होगा। हाउ माइट द स्टोरी चेंज, कहानी कैसे वो बदल सकती है। व्हाट इफ ए पार्ट इज डिफरेंट, क्या होता अगर एक हिस्सा कहानी का मुख्तलिफ होता। व्हाट कुड द करेक्टर डू, तो फिर जो किरदार है वो क्या कर सकते थे। अब क्वेश्चन क्या है, हाउ वुड दिस चेंज अफेक्ट द सस्पेंस एंड एंगेजमेंट ऑफ द रीडर। आंसर है जी, इन टीम मून इफ द लैंडिंग केम फर्स्ट, सस्पेंस वुड ड्रॉप एंड द रीडर माइट लूज इंटरेस्ट। सस्पेंस कीप्स द रीडर एक्साइटेड टू नो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट, कह रहा है इफ द लैंडिंग केम फर्स्ट, अगर चांद के उतरने का पहले जिक्र आ जाता, सस्पेंस खत्म हो जाता जो कारीन के ज़हन में था, और इंटरेस्ट खत्म हो जाता। जो तजस्सुस है उसने जो कारी है उसको पुरजोश रखा कि नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है। अब आपका सिनेरियो 2 है जी, अल्टरिंग, बदलना, द सीक्वेंस, तरतीब और पर्सपेक्टिव, चेंजिंग द ऑर्डर इन विच डिफरेंट पीपल्स व्यूज आर शोन, ये है जी अल्टरिंग द सीक्वेंस ऑफ पर्सपेक्टिव। अब ओरिजिनल क्या है जी, द स्टोरी स्विचेस पर्सपेक्टिव्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस सच एज इंजीनियर्स, सीमस्टेसिस एंड एस्ट्रोनॉट थ्रू आउट द बुक, नीचे उर्दू लिखी हुई है। अब चेंज जी, प्रिडिक्ट हाउ द नैरेटिव वुड बी अफेक्टेड इफ द स्टोरी वाज टोल्ड फ्रॉम ओनली वन पर्सपेक्टिव, और वगैरह कौन से हैं, सोसाइटी फ्रॉम द एस्ट्रोनॉट्स पॉइंट ऑफ व्यू, नीचे उर्दू लिखी हुई है। अब प्रेडिक्शन प्रॉम्प्ट्स क्या हैं, इन चीजों में से हमने अभी आंसर निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ वुड दिस चेंज इन्फ्लुएंस द थीम ऑफ द टीम वर्क एंड कलेक्टिव एफर्ट, would the story still effectively convey the contributions of all involved, write your prediction below। अब इसका आंसर क्या है जी, if the story was told only from the astronauts view, we would not see the hard work of engineers and seamstresses, the reader would miss the full team effort, नीचे उर्दू इसकी मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जी आपकी क्लॉज है और पेज ये आपका 50 है। अब इसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है, रीड द सिलेक्टेड एक्सर्ट पी, इसमें आपका साइलेंट है, फ्रॉम टीम मून एंड आंसर द क्वेश्चंस, फोकस ऑन हाउ कैथरीन थीमिश वर्ड चॉइसेस क्रिएट इफेक्ट्स such as tension, excitement or emphasis on teamwork, नीचे इसकी उर्दू लिखी हुई है। नंबर 1 आपका एक्सर्ट है जी, नंबर 1 यानी कि इक्तबास। आइडेंटिफाई वर्ड्स फॉर अफेक्ट,
विच वर्ड्स आर फ्रेजेस इन दिस एक्सर्प्ट, वो दिया हुआ है जो मैंने इधर आपका लिखा नहीं है. एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सीमस्टेसिस वर्क. अब वो वर्ड्स कौन से थे? वो लफ्ज आपके थे जी, वर्ड्स मेटिकुलस केयर, लाइफ और डेथ, इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेयर अपॉन लेयर, ये अल्फाज थे. दीज शो द सीमस्टेसिस वर्क वाज वेरी सीरियस एंड इम्पोर्टेंट. ये भले आप क्वेश्चन से ये वाली लाइन उठा लें, भले आप यह दूसरी लाइन भी लिख दें कि दीज शो द सीमस्टेसिस वर्क, तो ये आंसर ठीक है. भले दूसरी लाइन नाम भी लिखें, सिर्फ वो लफ्ज लिख देंगे, फिर भी ये आपका ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट आपका जी नंबर 2 है एक्सर्ट, मोड एंड टोन. क्वेश्चन है जी, हाउ डू द वर्ड्स मेटिकुलस केयर, लाइफ और डेथ एंड क्वाइट प्राइड कंट्रीब्यूट टू द मूड ऑफ द पैसेज, व्हाट टोन डू दीज वर्ड्स सेट. नीचे इसकी उर्दू लिखी हुई है. अब इसका आंसर क्या है जी, द वर्ड्स मेटिकुलस केयर, लाइफ और डेथ एंड क्वाइट प्राइड क्रिएट अ सीरियस एंड फोकस्ड मूड, द टोन इज रिस्पेक्टफुल एंड काम. नीचे इसकी भी उर्दू है. अब जी ऑथर्स इंटेंट, इरादा, मर्जी, सोच. क्वेश्चन क्या है जी, अब इसको पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि ऑथर की सोच क्या है, उसका क्या इरादा है. Why do you think the author chose to describe the seamstesses work in this way? What effect does it have on the reader's perception of these characters? नीचे उर्दू लिखी हुई है. वो कह रहा है जी, the author described the seamstesses work with care to show meticulous, show that they were important. It helps the reader respect them and understand their hard work. नीचे इसकी भी उर्दू है. नेक्स्ट आपका है जी वोकैबुलरी एंड ग्रामर, पेज 50. जी आपकी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब है. वहां पे लिख रहे हैं जी, एनफर्ड आपके मीनिंग क्या है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है. सबसे पहले हम जो समझते हैं कि इनका मतलब क्या है. एनफर्ड मीनिंग, किसी बात या लफ्ज़ का मतलब सियाको सबाक से, अंदाजे से लेना. और कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग क्या है कि वो लफ्ज़ जो जुमला या हालात जिनमें कोई लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसके मुताबिक उसके मायने लेना. ये समहाउ आपका, जैसे पैराग्राफ में कोई चीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसका वहाँ पे क्या मीनिंग इस्तेमाल हुआ है. जैसे आपके सिनोनिम्स हैं, हम उसको भी इस पैराए में ले लेते हैं कि जो नीचे आपकी जो इंटरलिंक्ड समहाउ होता है किसी एक वर्ड का, हम उसको टिक करते हैं, हालांकि उसका मतलब कहीं और भी हो सकता है. मेटिकुलस. अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या है, जो उस लिखा हुआ है आपकी लेसन में, द सीमस्टेसिस वर्क विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल सो दैट नथिंग वुड गो रॉन्ग. ये उसकी डिटेल मीनिंग्स हैं जो मैंने अभी पढ़े हैं. मेटिकुलस का मतलब क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर. और लेसन में क्या शो हुआ था, ग्रेट अटेंशन, अटेंशन. नीचे उर्दू भी है. फिर आपके नेक्स्ट इन्फर्ड मीनिंग क्या है जी, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज. आगे लफ्ज आपका क्रिटिकल है. कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या है, इट वाज लाइफ और डेथ सिचुएशन सो एवरी डिसीजन वाज क्रिटिकल. जी आपकी जो लेसन में लाइन है वहां से इसका लिया गया कॉन्टेक्स्ट क्लू. इन्फर्ड मीनिंग क्या है जी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस. आगे लफ्ज आपका जी इनसरमाउंटेबल. कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या है, द टीम फेस्ड ह्यूज प्रॉब्लम्स दैट सीम्ड इम्पॉसिबल टू सॉल्व. इन्फर्ड मीनिंग क्या है जी, इम्पॉसिबल टू ओवरकम, जैसे कि मैंने पहले आपके ग्लोसरी में ये बताया हुआ. नेक्स्ट आपका है जी इंजेनिटी, जहानत, तख्लीकी सोच. कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या है जी, दे यूज्ड क्रिएटिव एंड स्मार्ट आइडियाज टू फिक्स द प्रॉब्लम, फिक्स ठीक करना. इन्फर्ड मीनिंग क्या है जी, क्लेवरनेस एंड इन्वेंटिवनेस. नेक्स्ट आपका पेज 50 पे है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज डिक्शनरी टू फाइंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ईच वर्ड. अब ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या चीज़ है, इनके मीनिंग क्या है, इनकी एटमोलॉजी क्या चीज़ है, ये डिटेल ऊपर लिखी हुई है. अच्छा, एटमोलॉजी इज मेंट टू बी, यानी कौन सा लफ्ज है किस जुबान का है, इसको हम एटमोलॉजी कहते हैं. मेटिकुलस ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव आपका है. मीनिंग इसका इंग्लिश में वेरी केयरफुल है. एटमोलॉजी जो आपका लेटन वर्ड है मेटिकुलस, फेयरफुल, वहां से लिया गया है. उर्दू मीनिंग क्या है जी, बहुत ज़्यादा एहतियात करने वाला. क्रिटिकल एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, मीनिंग इसका वेरी इंपॉर्टेंट और डेंजरस है. एटमोलॉजी क्या है जी, ये ग्रीक वर्ड आपका क्रिटिकोस,
उससे लिया गया है, मतलब क्या, एबल टू जज, निहायत अहम या नाजिक। नेक्स्ट आपका जी इनसरमाउंटेबल मीनिंग, टू डिफिकल्ट टू ओवरकम। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में। एटमोलॉजी क्या है जी आपका, लेटन इन में नॉट प्लस सरमोंटेयर, टू ओवरकम, जिसका मतलब उस जबान में ओवरकम करना है, डोमिनेट करना है। उर्दू मीनिंग नकाबले अबूर या ना हल होने वाले। इंजेनिटी पार्ट स्पीच में जो नाउन है, मीनिंग इसका क्लेवर एंड क्रिएटिव थिंकिंग है। एटमोलॉजी फ्रॉम लेटन इंजीनियम, जिसका मतलब क्या है, नेचुरल टैलेंट। उर्दू मीनिंग क्या है जी, जहानत, तख्लीकी सलाहियत। अब ये आपका जी पेज 51 है, सी उसका जुज है जी। कंपेयर द डिक्शनरी डेफिनेशंस विद योर इन्फ्रेंसेस, आप उनको किस मायने में लेते हो। मेटिकुलस वर्ड है जी। डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या है जी, वेरी केयरफुल एंड डिटेल वर्क। इन्फर्ड मीनिंग क्या है, जो भी हमने किया था, सीमस्टेसी वर्क विद ग्रेट केयर। अब ये जो हमने लेसन में से लिए हैं, अब इसके एक्चुअल मीनिंग क्या है जी, डूइंग समथिंग विद फुल अटेंशन एंड नो मिस्टेक। कंपैरिजन हमने क्या करना है, इसमें हमने कंपैरिजन भी करना है कि जो हमारे डिक्शनरी मीनिंग है, जो हमारे इन्फ्रेंट मीनिंग है, क्या वो मैच करते हैं कि नहीं करते। दोनों मैच करते हैं, बोथ मीनिंग्स मैच। शो केयरफुल एंड एग्जैक्ट वर्क। उर्दू मीनिंग क्या है जी, निहायत एहतियात से, बारीक बीनी से। क्रिटिकल, सबसे पहले डिक्शनरी मीनिंग, इन्फर्ड मीनिंग, फिर मैंने इसके रियल मीनिंग लिखे हैं, फिर हमने कंपैरिजन करना है। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग, अ रिस्की मूवमेंट वेयर अ मिस्टेक कुड कॉज फेलियर। रियल मीनिंग क्या है जी, वेरी सीरियस एंड इंपॉर्टेंट टाइम। कंपैरिजन, बोथ मीनिंग्स मैच। शो ए सीरियस एंड रिस्की टाइम। उर्दू मीनिंग क्या है जी, नाजुक या अहम फैसला कुन। नेक्स्ट आपका जी इनसरमाउंटेबल डिक्शनरी मीनिंग, टू डिफिकल्ट टू ओवरकम। इन्फर्ड मीनिंग क्या है जी, मिशन प्रॉब्लम सीम्ड इम्पॉसिबल टू सॉल्व। रियल मीनिंग क्या है, समथिंग दैट कैन नॉट बी पास्ट और सॉल्व। कंपैरिजन क्या है जी, कि हमारे डिक्शनरी के मीनिंग और हमारे इन्फर्ड मीनिंग दोनों का जो थीम है, लुबे लुबाब है, नचोड़ है, वो सेम है। और वो क्या है, शो समथिंग दैट फील्स इम्पॉसिबल। उर्दू मीनिंग क्या है, नाकाबिले अबूर, नाकाबिले तस्खीर। इंजेनिटिव वर्ड है। डिक्शनरी मीनिंग क्लेवर एंड क्रिएटिव थिंकिंग है जी। इन्फर्ड मीनिंग आपका पीपल यूज स्मार्ट आइडियाज टू सॉल्व मिशन प्रॉब्लम्स। रियल मीनिंग क्या है जी, टैलेंट फॉर फाइंडिंग न्यू एंड क्लेवर सॉल्यूशंस। कंपैरिजन क्या है जी, कि बोथ मीनिंग्स मैच करते हैं। शो क्लेवरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उर्दू मीनिंग आपका तख्लीक की सलाहियत या जहानत है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी डी क्लॉज है, डी जूज है, पेज 51 है। यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड एंड राइट द डिफरेंट वर्ड पैटर्न्स फॉर द वर्ड मेटिकुलस एंड डेडिकेट। कंप्लीट द चार्ट बिलो। सबसे पहले आपने करना क्या है जी, बेस वर्ड वहां पे दो लिखे हुए हैं, मेटिकुलस और डेडिकेट। हमने इसकी नॉन फॉर्म लिखनी है, एडजेक्टिव फॉर्म लिखनी है और एडवर्ब फॉर्म लिखनी है। मेटिकुलस नाउन फॉर्म, मेटिकुलसनेस एडजेक्टिव फॉर्म, मेटिकुलस एडवर्ब फॉर्म, मेटिकुलसली। दूसरा डेडिकेट है जी, नाउन फॉर्म डेडिकेशन है, एडजेक्टिव फॉर्म डेडिकेटेड है और डेडिकेटेडली एडवर्ब है, जो कि वेरी रेयर इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, आगे आपका जी मेटिकुलस एडजेक्टिव है, उर्दू मीनिंग निहायत मोहतात है जी। सेंटेंसेस का है, शी इज़ मेटिकुलस स्टूडेंट। आगे उसका तर्जमा लिखा है। मेटिकुलसनेस नाउन है जी, उर्दू मीनिंग बारीक बीनी, बहुत ज़्यादा एहतियात है। सेंटेंस है, हिज मेटिकुलसनेस इम्प्रेस द टीचर। उर्दू नीचे लिखी है जी मेटिकुलसली। एडवर्ब आपका जी उर्दू मीनिंग निहायत एहतियात से, बारीकी से। सेंटेंस, ही चेक्ड द मशीन मेटिकुलसली। उर्दू मीनिंग, उसने मशीन को निहायत एहतियात से चेक किया। नेक्स्ट आपका है जी एडजेक्टिवियल फ्रेज। ये होती क्या चीज़ है? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन लाइक एन एडजेक्टिव। जैसे आपका एडजेक्टिव है, नाउन प्रोनाउन के बारे मजीद मालूमात देता है, उसको मॉडिफाई करता है। आगे सेंटेंस है जी, द बॉय विद द ब्लू शर्ट इज़ माई फ्रेंड। ये आपकी एडजेक्टिवियल फ्रेज है। अब इसमें वो कौन सी फ्रेज है? विद द ब्लू शर्ट। वट इट डज इट डिस्क्राइब द बॉय। चूंकि जो लड़का है ये उसके बारे में हमें बता रहा है कि उसने, यानी कि जो है वो लड़का कौन सा मेरा दोस्त है जिसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। यानी कि बॉय जो नाउन है उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट आपका है जी एडवर्बियल फ्रेज। अच्छा, एन एडवर्बियल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई समथिंग हैपन्स।
अब इसमें ये भी होता है जैसे एडवर्ब में हम वर्ब है वो उस चीज़ को यानी कि मॉडिफाई करता है, एन 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 अदर जो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। लेकिन ये बड़ी आसान आपकी आइडेंटिफिकेशन है। सेंटेंस में ये देखें कि हाउ, व्हेन, वेयर या वाई के सेंटेंस आए वो आपके एडवर्बियल फ्रेज वाले अल्फाज होंगे। ही रैन वेरी फास्ट। अब इसमें कौन सी एडवर्बियल फ्रेज है? वेरी फास्ट। इसमें बता क्या रहा है कि वो टेल्स हाउ, कि वो भागता कैसे है। ये इस तरह समझना बड़ा आसान हो जाता है। आगे आपका है जी आपके उधर सेंटेंसेस दिए हैं, जो आपका ये सेंटेंस आपकी उधर टेक्स्ट बुक में लिखा है, इसलिए मैंने समझा कि इसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा वो ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट आपका एडवर्बियल फ्रेज है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स हाउ। बस आपने ये पहचान याद रखनी, हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई समथिंग हैपन्स, तो उसमें से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जैसे हमारा एडवर्ब है, उसको ढूंढने के लिए हम वर्ब की एक्टिविटी को देखते हैं, और उसके साथ खैर और भी है, एडवर्ब एंड अदर एडवर्ब भी है। तो अब एग्जांपल क्या है? शी सैंग विद अ ग्रेट जॉय। अब इसमें एडवर्बियल फ्रेज क्या है? विद ग्रेट जॉय। अब इसका मतलब क्या है जी? हाउ, कि उसने गाना गाया, तो कैसे गाया? विद ग्रेट जॉय। ये आपका एडवर्बियल फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एफ आपका रीड ईच सेंटेंस एंड अंडरलाइन द फ्रेज देन आइडेंटिफाई वेदर इट इज एडजेक्टिवल और एडवर्बियल फ्रेज। ये द हाउस ऑन द कॉर्नर इज अप फॉर सेल। अब ये आपकी एडजेक्टिवल फ्रेज है। क्यों है? कि इसमें आप देख लें कि डिस्क्राइब द नाउन हाउस। जो हाउस है उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, और हमें बता क्या रहा है कि द वन ऑन द कॉर्नर, वो घर है वो एक कोने में है। अब जाहिर सी बात है, नाउन जो प्रोनाउन को जो बारे में जो मजीद इंफॉर्मेशन देगा वो आपका एडजेक्टिव होगा, एंड सेम केस इज विद योर एडजेक्टिवल फ्रेज। नेक्स्ट है जी, शी वॉक्ड विद डिटर्मिनेशन। शी वॉक्ड यानी कि वो चली, ये आपका वर्ब है। कैसे चली? विद डिटर्मिनेशन, बड़े अज़म के साथ। अब इसने वर्ब वॉक्ड को मॉडिफाई किया है, इसीलिए ये जो आपका सेंटेंस है आपके एडवर्बियल फ्रेज है। क्यों है? इट टेल्स हाउ शी वॉक्ड। वो चली कैसे? वो चली विद डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है जी आपका द मैन ड्रेस्ड इन ब्लैक लुक्ड सस्पिशियस। ये आपकी एडजेक्टिवल फ्रेज है, और इसमें फ्रेज कौन सी है? ड्रेस्ड इन ब्लैक। अब क्यों है? क्योंकि ये हमारा जो मैन है वो नाउन है, उसके बारे में हमें बता रहा है कि वो ड्रेस्ड इन ब्लैक, वो काले कपड़ों में था। ये मजीद उसका ब्रेक डाउन है जी। मेन नाउन आपका मैन है, जो कि डिस्क्राइबिंग फ्रेज ड्रेस्ड इन ब्लैक, जो कि मॉडिफाई मैन को कर रहा है। नेक्स्ट आपका है जी, वी अराइव्ड आफ्टर द सनसेट। वी अराइव्ड यानी कि ये व्हेन है, इसलिए ये आपके एडवर्बियल फ्रेज है, और वो है कौन सी? आफ्टर द सनसेट। अच्छा, आगे आपका जी, चिल्ड्रन एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप गैदर्ड नियर द बस। ये आपकी एडजेक्टिवल फ्रेज है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो नाउन चिल्ड्रन है उसके बारे में हमें मजीद वजाहत दे रही है। नेक्स्ट है जी, हमने ऐड करना है एडजेक्टिवल या एडवर्बियल फ्रेज। आपका देखें जी, द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन। ये आपका स्टेटमेंट दी है, हमने इसको क्या बनाना है? हमने इसको एडवर्बियल फ्रेज बनाना है। अब ये क्या है जी? द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस। उन्होंने जवाब कैसे दिए? यानी कि हाउ। ये एडवर्ब को वर्ब एडवर्ब के बारे में बताता है, जो आपके एडवर्बियल फ्रेज है, जो कि हमने खुद से बनाई है। आपकी टेक्स्ट बुक में आंसर द क्वेश्चन तक है, और आगे हमने खुद कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है जिससे एडवर्बियल फ्रेज बने, और वहां पे फिर हमने आंसर को देखा जो कि वर्ब है। नेक्स्ट आपका है जी, अब इसकी रीजन क्या है जी? बिकॉज इट टेल्स हाउ द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चन। ये ट्रिक है जो मैंने बताया आपको। इट मॉडिफाइज द वर्ब आंसर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट है जी, आई सॉ ए बॉय। अब हमने इसको बनाना था जी एडजेक्टिवल फ्रेज। आई सॉ ए बॉय। आगे आपका है जी, वेयरिंग अ रेड कैप।
ये आपके एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब रीज़न क्यों है, चूँकि बॉय नाउन है, उसके बारे में हमें मज़ीद मालूमात दे रहा है, इसलिए ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट आपका जी है सेंटेंस शी वोर अ ड्रेस। ये ड्रेस था और हमने इसको बनाना था जी एडजेक्टिवल फ्रेज। क्यों बनाना था कि इसमें आप लफ्ज़ देख लें, जो ड्रेस है वो आया है और आगे हमने क्या बना दिया, मेड अ सिल्क। शी वोर अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क। उसने ऐसा लिबास पहना जो कि सिल्क का बना हुआ था। रीज़न क्या है, डिस्क्राइब द नाउन ड्रेस, टेलिंग व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, इट एड्स मोर डिटेल्स अबाउट द ड्रेस, यानी कि नाउन के बारे में। नेक्स्ट है जी वही आपका एड एडजेक्टिवल और एडवर्बियल फ्रेज। आपकी बुक पे सेंटेंस है जी वी वेटेड, इतना लिखा है और आगे हमने इसको बनाना था जी एडवर्बियल फ्रेज फॉर ए लॉन्ग टाइम। वेट आपका वर्ब है, हमने इसी के हवाले से आगे मजीद चीज़ों की वजाहत करना थी। अब इसमें क्या है, टेल्स क्या बता रहा, हाउ लॉन्ग, कितना अरसा, फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट आपका जी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मुरक्कब जुमले क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, अ कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन मेन क्लॉज एंड वन आर मोर सबॉर्डिनेट क्लॉजेस। एक मुनव्वत जुमला वो होता है जिसमें एक मरकजी जुमला यानी कि मेन क्लॉज और एक से ज़्यादा ज़िमनी जुमले यानी कि सबॉर्डिनेट क्लॉजेस शामिल होते हैं। सेंटेंस है जी आई वेंट होम, आगे मैंने यानी कि ना जो हमारे के कॉमन कंजंक्शंस हैं जिसको लगाकर हमारे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं वो आगे आपका आएगा, तो मैंने बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है। अब इसमें आई वेंट होम ये आपकी मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज वो होती है हम जिसके साथ कंजक्शन ऐड ना भी करें ना अपने पूरे मायने देती है और अकेली वो स्टैंड कर सकती है पूरे मायने देने की सेंस में। आगे बिकॉज इट वाज रेनिंग, अब जो बिकॉज वाला है ये आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज है और आई वेंट होम ये आपकी मेन क्लॉज है। नेक्स्ट मेन क्लॉज जी आपकी आगे डेफिनेशन है, सेंटेंस दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, यानी कि वो आपकी मेन क्लॉज होती है जो पूरे मायने दे। सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन, यानी कि जैसे हमने पीछे सेंटेंस पढ़ा था होम वाला, उससे जो बाकी हिस्सा था अगर हम उसको खड़ा कर दें तो वो अपने पूरे मीनिंग कभी भी नहीं दे पाएगा, इसलिए वो आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। जैसे कि इधर नीचे लिखा हुआ आई एम टायर्ड, अगर मैं इसका पूरा फिक्रा बनाऊं कम्प्लेक्स सेंटेंस का, आई एम टायर्ड बिकॉज आई डिड नॉट स्लीप, ये आपका पूरा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, इसको तोड़ दूं, आई एम टायर्ड ये मेन क्लॉज है, बिकॉज आई डिड नॉट स्लीप ये आपकी सबॉर्डिनेट क्लॉज है। अगर आप नीचे वाली अकेली लिखेंगे तो ये आपके मायने पूरे अपनी जगह पे अकेला खड़ा नहीं हो सकता, पूरे मीनिंग नहीं दे सकता। आगे आपके जी एग्जाम्पल्स ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, ये आपका जो किताब पे सेंटेंस है उसके हवाले से है। हमने अब इसको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना के बताना है। द एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून बिकॉज दे हैड फॉलोड देयर ट्रेनिंग। अब आपका जो असल सेंटेंस है एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, आगे फुल स्टॉप था, दे हैड फॉलोड देयर ट्रेनिंग, बिकॉज लगा के इसको मैंने कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है, ट्रेनिंग प्रिसाइसली। मेन क्लास क्या है, द एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून, और नीचे दूसरी कौन सी है क्लास सबॉर्डिनेट, बिकॉज दे हैड फॉलोड देयर ट्रेनिंग। अच्छा जी, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन इसका क्या काम है जी, डेफिनेशन देखते हैं। जॉइन द सबॉर्डिनेट क्लास टू द मेन क्लास। अब इसकी टाइप्स कितनी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये हमें देती हैं जी, यानी कि व्हेन किस वक्त, वाई रीजन क्यों, इफ कंडीशन, ऑल दो इवन दो कंट्रास्ट, वेयर प्लेस, टाइम व्हेन समथिंग हैपेंड, एग्जाम्पल आई स्लेप्ट आफ्टर आई फिनिश्ड माई होमवर्क, ये व्हेन टाइम की एग्जाम्पल है। टेल वन रीजन वाई समथिंग हैपेंड, फिर आगे वाई की एग्जाम्पल है जी। ही लेफ्ट बिकॉज ही वॉज टायर्ड, इसमें वजह बताई जा रही है कि वो क्यों चला गया, थका हुआ था। कंडीशन की एग्जाम्पल क्या है, इफ समथिंग विल हैपन और नॉट, इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल है आई विल गो इफ इट डज नॉट रेन, अब इसमें कंडीशन है कि मैं कब जाऊंगा अगर बारिश नहीं होगी तो। अब कंट्रास्ट क्या है जी, दो ख्याल, एक और है बाद में उसकी कंट्राडिक्शन है। शी स्माइल्ड ऑल्दो शी वाज सैड, पहले में वो खुश थी, दूसरे में आपकी कंट्राडिक्शन है, कंट्रास्ट है, भले वो गमगीन ही दुखी क्यों ना थी। अ प्लेस वेयर समथिंग हैपेंड, एग्जाम्पल क्या है, वी मेट वेयर द रोड एंड्स।
अच्छा जी, आगे जो कॉमन सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस हैं वो लिखी हुई हैं ऊपर हेडिंग दे के, टाइम, व्हेन समथिंग हैपन्स, इसमें कौन कौन सी आएंगी? व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, एज सून एज लॉन्ग एज, ये टाइम को मेंशन करती हैं। अच्छा, आगे दूसरी आपकी है जी रीजन वाई समथिंग, बिकॉज, सिंस, एज, प्लेस की जब जिक्र होगा वेयर, वेयर एवर, कंडीशन का जब जिक्र होगा तो फिर इफ या अनलेस आएगा, कंट्रास्ट का जिक्र अगर आपकी होगा कंप्लेक्स सेंटेंस में ऑल दो या इवन दो आएगा, जब पर्पस का जिक्र होगा सो दैट आएगा, कंपैरिजन के लिए टी एच ए एन देन आएगा, दो के दरमियान जो मुकाबला होता है मुख्तलिफ चीज़ों का, दैट क्लॉज कनेक्ट्स दैट। अच्छा जी, काज एंड इफेक्ट ये भी एक क्लाज है, बिकॉज, सिंस, इसमें जो अल्फाज है बिकॉज आएगा, सिंस एज आएगा, सो दैट आएगा, शोज पर्पस आर रिजल्ट, इन ऑर्डर दैट, लेस कॉमन फॉर्मल, ये इतनी इस्तेमाल, तो ये सारी आपकी जो कॉमन सबॉर्डिनेट कंजंक्शंस हैं जो इस्तेमाल होती हैं एक सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दूसरे पार्ट में, जो कि आपका डिपेंडेंट क्लॉज होती है या सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है। नेक्स्ट आपका जी सी क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ब्रेक डाउन द स्टेजेस ऑफ प्लॉट डेवलपमेंट इन टीम मून यूजिंग द प्रॉम्प्ट्स बिलो, यानी कि वो कह रहे टीम मून में कहानी की तरक्की के मराहल को तकसीम करें दर्ज झैल नुकात की मदद से। अब सबसे पहले आपका लफ्ज़ है जी एक्सपोजिशन। अब एक्सपोजिशन क्या चीज़ है? एक्सपोज करना किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब और है। रूटीन में लेंगे द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर करेक्टर्स एंड सेटिंग आर इंट्रोड्यूस, कहानी की शुरुआत जहाँ किरदार और जगह का तारफ होता है। अब क्वेश्चन क्या है जी, व्हाट की इंफॉर्मेशन डज द ऑथर प्रोवाइड एट द बिगिनिंग टू सेट अप द स्टोरी? द ऑथर सेज नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून एंड 4 लाख पीपल हेल्प्ड, फिक्रा ख़त्म। दिस शोज द मिशन एंड द टीम। मुसन्नफ बताता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरा और 4 लाख लोगों ने मदद की, यह मिशन और टीम का तारफ है। नेक्स्ट आपका जो एवेलुएट करना, इसे क्या कहते हैं? टू जज और चेक द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को देखना, उसकी जांच पड़ताल करना। क्वेश्चन है जी हाउ डज द एक्सपोजिशन एंगेज द रीडर एंड एस्टेब्लिश द कॉन्टेक्स्ट फॉर द मिशन? आंसर इसका है जी द स्टार्ट कैचेज अटेंशन विद अ बिग इवेंट, इट शोज नॉट ओनली एस्ट्रोनॉट्स बट अ होल टीम मेड इट हैपन। अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, इट्स अली खान वाजिद लर्न विद जमनाए। और अभी आपके पास आपका लेसन 4 टीम मून की जो एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं। ना सिर्फ इसमें आपकी जो कंप्लीट टीम मून की एक्सरसाइज में जो चीज़ें दी गई हैं वो बड़े आसान लफ्ज़ों में और बड़ी छोटी छोटी वो लिखी गई हैं एज़ पर बोर्ड रिक्वायरमेंट, बल्कि इनको आपको एहसन अंदाज में समझाने की कोशिश भी करूँगा। एक बात मैं अपना ये लेक्चर देने से पहले आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि आप अपने पास जो भी की बुक है इंग्लिश की वो भले पास रख लें, और मेरी भी चीज़ें जो मैंने लिखी हैं जिनको मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ आप मैच कर लें तो आपको मेरी लिखी हुई चीज़ें बड़ी आसान लगेंगी। जैसा कि आपका जो पहला आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो आपका एक वर्ड दिया गया है और आगे आपने उस वर्ड को डिफ़ाइन करना है। डिफ़ाइन कैसे करना है कि उसका मतलब समझ आ जाए। नेक्स्ट वर्ड आपका है जी कोलैबोरेशन, वर्किंग टुगेदर विद अदर्स, दूसरों के साथ मिलकर काम करना। अब इसकी एग्जांपल क्या है? द टीम वन थ्रो कोलैबोरेशन, टीम ने मिलजुल कर कामयाबी हासिल की। फॉरसाइट, थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर एंड प्लानिंग फॉर इट, पहले से सोच कर मंसूबा बनाना कि मुस्तकबिल में क्या चीज़ हो सकती है और देन आपने अभी से उसके बारे में क्या काम करना है। जैसे बच्चे हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट्स एक तो अपना रुझान देखें, एप्टीट्यूड देखें, दूसरा ये भी देखें कल को अगर आपने जॉब करनी है तो मार्केट की डिमांड क्या है। इट वर्क्स लाइक दैट। एग्जाम्पल क्या है जी, हिज फॉरसाइट सेव्ड हिम, उसकी दूरअंदेशी ने वक़्त बचा लिया।
It's reminder call. I have created a very easy, simple and short explanation just for you. If it helps you understand better, don't forget to follow my YouTube channel Learn with Gemini. Still confused? Feel free to text me if you face any difficulty after watching the lecture. Thank you for your support. Team Moon, Learn with Gemini, Easy English, Student Support, Simple Learning, Moon Mission. So thanks you. Take care. Allah Hafiz.